हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस। इस चैनल में हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, साथ ही साथ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखा और डिटर्मिनेंट की एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है जब हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने रैंक के बारे में पढ़ा और रैंक के प्रॉपर्टीज़ को देखा, रैंक को किस तरह से रैंक हमारी मदद करता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त, इन सबको हम लोगों ने देखा था। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। जिस तरह से रैंक के सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से रैंक हमें मदद करता है लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस में, उसी चीज़ को आज एक ट्री के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गेट के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको जिस तरह से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ उसको आप उसी तरह से याद रखेंगे तो बहुत सारे सवाल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लोग पहले देखेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मेरे ऑडियो क्वालिटीज़ और एक्सपोजर का और लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक मैंने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। लाइट के अरेंजमेंट को लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ। बोर्ड में उतना ज़्यादा ग्लेयर नहीं आ रहा है। एक्सपोजर को लॉक करना, फिर फोकस को लॉक करना, इन सब का मैंने एक चेकलिस्ट बना लिया है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आपके सामने एक खूबसूरत सा कंटेंट लेकर मैं आने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो आई होप कि आगे से मेरे वीडियो में जो भी क्वालिटीज़ रहेगा, वीडियो की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो गाइस चलिए देखते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट कोई कंसेप्ट नहीं है या फिर कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही छोटा मोटा चीज़ है। एनी वेक्टर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अदर वेक्टर आर टर्म्ड एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। और जिनको हम मान के चलिए दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को अगर हम एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उन वेक्टर्स को हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, और जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है। एक वेक्टर लिया है 1 और 2, बी वाला वेक्टर देखिए 2 और 4, इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी वाला वेक्टर आ जाता है। दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट दिस बी वेक्टर एज 2 इंटू ए वेक्टर, राइट। तो बी एंड ए आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? अब ए वेक्टर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी, सी को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू ए वेक्टर, ए को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू सी, राइट। तो एक दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाने को ही बोलते हैं डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो ए जो है, बी और सी, ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आप इसको देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे बी आ जाएगा, बी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सी आ जाएगा। तो ये ए, बी और सी तीनों ही डिपेंडेंट वेक्टर है। ओके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है? मान के चलिए यहाँ पे एक वेक्टर लिया 1 और 2, क्या आप बी को किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से ए के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, इंडिपेंडेंट वेक्टर। एक देखिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा है, मान के चलिए ये है 1 और 2, ठीक है। दूसरा वाला मान के चलिए 4 और 6 है, ऐसे करके दूसरा वाला वेक्टर जा रहा है, ठीक है, अलग से जा रहा है ना। तो ये दोनों वेक्टर को हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और डिपेंडेंट वेक्टर कैसे जाएगा? डिपेंडेंट वेक्टर एक दूसरे के ऊपर से जाता है, कॉन्करेंटली पास होता रहता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा है, मान के चलिए 1 और 2 है ना, तो बी वाला वेक्टर कैसे होगा पता है? ऐसा हो जाएगा। बी वाला वेक्टर कैसे होगा? ऐसा हो जाएगा। देखिए, ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है,
बी को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ए वाला मिल जाएगा, ए वाला वेक्टर हो जाएगा। तो इन वेक्टर्स को हम डिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं, और इंडिपेंडेंट वेक्टर जो कि एक दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि इस वेक्टर, ये वाला वेक्टर भी इंडिपेंडेंट है, ये वाला वेक्टर भी इंडिपेंडेंट है। ओके, सो दिस मच वाज अबाउट लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये बस एक टेक्निकल टर्म है। अभी हम लोग देखेंगे systems of linear equations. Okay, so hello everyone, now we are ready to discuss about the systems of linear equation, and for me I think it is a very important topic and very easy topic also. ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्री बनाया हुआ है ताकि देख के समझने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, systems of linear equation, इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस इक्वेशन, दूसरा होता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन किसको कहते हैं? जैसे कि एक ऐसा इक्वेशन ले लिया जिसके इस साइड में 0 है, इसको हम बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। और अगर यहाँ पे मान के चलिए कोई वैल्यू रहता 3 रहता तो इसको हम कहेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इज ax इज इक्वल्स टू b और होमोजेनियस इक्वेशन इज ax इज इक्वल्स टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कंसिस्टेंट हो भी सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। हमने बोला इनकंसिस्टेंट कैसे होता है, कोई भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट कैसे होता है? जैसे कि 2 लाइन पैरेलली चला गया, ये कहीं पे मीट नहीं करेगा, तो दिस 2 लाइन हैव नो सॉल्यूशन। तो इन केस में क्या हो जाएगा पता है? आप जब इन कोएफिशिएंट्स को लेकर के एक मैट्रिक्स बनाएंगे ना, जैसे कि मान के चलिए इन दोनों को ही ले लेते हैं 2 1 2 1, और इसका आपने मान के चलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने रैंक के सेकंड वाले यूनिट में डिस्कस किया था। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको आप इससे माइनस करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 1 0 0, ठीक है, और ये वाला माइनस करेंगे तो ये 3 रह जाएगा। तो देखिए रैंक ऑफ ए क्या आया? 2 आया। रैंक ऑफ ए क्या आया? 2 आया। सॉरी, रैंक ऑफ ए क्या आया? 1 आया। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी क्या आया? 2 आया। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। दैट मीन्स दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। आप इसको ग्राफ में प्लॉट करके देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों पता है? क्योंकि ये वाला लाइन जो है वो ऐसे जाएगा और ये वाला लाइन जो है वो ऐसे जाएगा। These two will become parallel, so it is inconsistent. आप देख सकते हैं रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। तो रैंक जब भी नहीं मिलेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब ये वाला, और सिर्फ ए ये वाला है, तो इसका रैंक इसके साथ जब नहीं मिलेगा हम सीधा बोल देंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट। अगर मिल जाएगा तो कंसिस्टेंट होगा, तब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। इफ कंसिस्टेंट देन देयर इज सॉल्यूशन, बट हाउ मेनी सॉल्यूशन? पॉसिबिलिटीज आर 2, आइदर इट विल बी हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और इट विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये वाला रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों का उतना रैंक आना चाहिए जितना आपने वेरिएबल लिया। जैसे कि मान के चलिए अगर यहाँ पे मान के चलिए 3 अगर आ जाता, 2 and 3 आ जाता, तो क्या होता? रैंक का वैल्यू, रैंक ऑफ ए का वैल्यू भी 2 आता, रैंक ऑफ ए बी का वैल्यू भी 2 आता, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 2 है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। इन दिस केस यूनिक सॉल्यूशन, system will be having unique solution, okay। दूसरा तरीका क्या है जज करने का? दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ऐसे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दे रखा है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दे रखा है, तब आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इस ए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता है तब भी आप कह सकते हो कि सिस्टम विल बी हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। फाइन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब हो जाएगा? जब ये दोनों के दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तीनों के तीनों 0 हो गए ना। अब हम क्या बोलेंगे? रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। आप समझ रहे हो? इसके साथ कंफ्यूज मत करना, मैं सिर्फ इसको लेके डिस्कस कर रहा हूँ। इसको लेके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसा कैसा होगा जब आप रैंक कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका ए मैट्रिक्स और आपका आउटपुट मैट्रिक्स मिला के ये क्या हो गया? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना आ गया, देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑल्सो 1, तो हम कहेंगे रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो 1, रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो 1, बट वेरिएबल कितना था, एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल था, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए ये जरूरी है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी हमेशा समान आए, अगर समान नहीं आया तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तब जाके हम बोलेंगे कि इट विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बस बात खत्म। और होमोजेनियस में 2 ही पॉसिबिलिटी है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है पता है, जीरो सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, ऐसे सॉल्यूशंस को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका कंडीशन क्या है, रैंक शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल। देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या है पता है, एक ही सॉल्यूशन है और वो 0 0 है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है, यहाँ पे आप इनफाइनाइट लिख सकते हो, यहाँ पे आप इनफाइनाइट लिख सकते हो। इनफाइनाइट होने के लिए रैंक शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, रैंक शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन पाने के लिए आपका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के समान होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट होने के लिए बस रैंक शुड नॉट बी इक्वल्स टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, खत्म, यहीं पे डिस्कशन खत्म हो जाता है, मतलब इसके फर्दर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर क्या ही बात करें, ठीक है। तो इसके ऊपर हम 1 या 2 एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को ले रखे हैं, इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि इसका कितना सारा सॉल्यूशंस होगा वो देखते हैं, ओके। दिस इज ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ओके। पहले आप कोएफिशिएंट को लिखिए यहाँ पे 1 1 1 1 2 3 2 3 4, ये वाला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया जिसको हम ए बोलते हैं, ओके। अब इस आउटपुट को भी लिखेंगे साइड में 4 6 एंड 10। अब आपको मिल गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, ये है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आप इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको 0 कर सकते हैं, हाँ, R2 माइनस R1, R2 से R1 को माइनस करेंगे और इसको हाँ R3 माइनस R2 प्लस R1, क्या कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे और इसको भी इससे माइनस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 4, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। R2 माइनस R1 करेंगे तो 0 आएगा, दिस माइनस दिस करेंगे 1 आ जाएगा, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2, फाइन। दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो ये 0 आ जाएगा। दिस माइनस दिस प्लस दिस 0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस प्लस दिस 0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस प्लस दिस 0 आ जाएगा। रैंक ऑफ ए कितना आया भाई, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 आया। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कितना आया, ये भी 2 आया। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 है ना, ओके। तो अब हमको देखना है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आया, यानी कि वी कैन राइट दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो आया, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल n, ठीक है। infinitely many solution, we can say that this system of equation has infinitely many solution। चलिए देखते हैं, थोड़ा इस डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। अब हमको नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल निकालना है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल।
ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 आया था, रैंक इन दोनों का रैंक कितना है, रैंक ऑफ ए कितना है, 2 आया था, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो एक आपका फ्री वेरिएबल आया, ठीक है, एक आपका फ्री वेरिएबल आया। अब इस चीज को आप लेके जाइए यहाँ पे 1 1 1 0 1 2 0 0 और 0। सिर्फ ए वाले मैट्रिक्स को लेना है, ए बी वाला नहीं लेना है। और यहाँ पे आप एक्स एंड वाई लिखिए, एक्स एंड वाई एंड जेड, इसको आप 0 0 0 कर दीजिए। अब आप इनको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखिए, x प्लस वाई प्लस जेड कैसे आया, x इंटू 1 वाई इंटू 1 जेड इंटू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला आएगा y इंटू वाई 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। और तीसरे वाले में कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। चलिए, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना आया था, एक आया था, यानी कि आप x, y और z 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल फ्री है, उस वेरिएबल को आप k मान सकते हो, कोई भी एक कांस्टेंट मान सकते हो आप। तो हम k लेके चलेंगे। अब कौन से वाले को मानना है, x को मानना है कि y को मानना है कि z को मानना है, किसी को भी मान लीजिए। हम z को मानते हैं, ठीक है, z को हम k मान लेते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू k। तो इस z का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2k। z का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आया था -2k प्लस यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -2k तो x का वैल्यू आ जाएगा k। तो हम लिख सकते हैं x, y एंड z का वैल्यू कुछ इस तरह से। देखिए, x का वैल्यू k आया था, y का वैल्यू -2k आया था और z का वैल्यू तो हमने k पकड़ा था, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, k को कॉमन ले लीजिए, 1 -2 एंड 1। देखिए, k के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए क्या ये इक्वेशन आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा। x का वैल्यू, k का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू आ गया 1 -2 एंड 1, k का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 -4 एंड 2। इसीलिए k का कोई भी वैल्यू लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा इसका। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, k का एक वैल्यू के लिए। कैसे किया समझ में आया, हमने इसको लिखा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखा, आउटपुट को लिखा, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, इसको इक्लन फॉर्म में लेके गया और इसको देखा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी में कैसा सिमिलरिटीज़ है या फिर कैसा डिफरेंसेस है। हमको मिला रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी दोनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट तो है सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए ये 3 होना ज़रूरी था, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो 3 होना ज़रूरी था। अगर ये 3 हो जाता तो हम सीधा बोल देते कि सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, बट यहाँ पे 2 आया है तो हमने फ्री वेरिएबल लिया, 1 आया। अब हमने इस वाले मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख के x, y, z के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 2 इक्वेशन फॉर्म किया। फाइन, 2 इक्वेशन को हमने फॉर्म करने के बाद z को 1 को लेना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 आ जाता, मान के चलिए यहाँ पे अगर रैंक 1 आता, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो आप 3 - 1 करते 2 आता, तब आपको x को k1 पकड़ना होता और y को k2 पकड़ना होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं।